हेलो एवरीवन। क्लास 10th विषय हिंदी पाठ संख्या 3 साना साना हाथ जोड़ी। जैसा कि बेटा आप सभी को पता है, पूर्व में मैंने आपको ये पढ़ा दिया था कि इस पाठ में जो लेखिका है वो पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उससे आगे हिमालय की यात्रा के बारे में बता रही है। वहाँ का सौंदर्य देखकर किस तरीके से लेखिका मंत्रमुग्ध सी हो जाती है, वहाँ क्या क्या लेखिका ने देखा, उसका गाइड जितेन किन किन बारों में उनकी जिज्ञासा को शांत करता है, उसे बताता है। ठीक है, फिर अब आगे देखिए। इससे बाद लेखिका पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। मैं चाहती थी कि सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं। मेरे भीतर कुछ बूंद पिघलने लगा। जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल कर मैं कभी आसमान के छूते पर्वतों की शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धारा की तरह झरझर गिरते जल प्रपातों को, तो कभी कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती बनी ढगी तिस्ता नदी को। सिल्लीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह तिस्ता नदी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। मैं रोमांचित थी, पुलकित और चिड़िया के पंखों की तरह हल्की। मेरे नगपति, मेरे विशाल, मेरे हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन उगलता झरना। इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। फ्लैश चमकने लगे, तभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल थे। आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्य में हो उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना। उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ठेलने लगा। आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे। लेखिका कह रही है, उन सब दृश्यों को देखकर मैं ठगी सी रह गई। बहुत अधिक प्रसन्न हो रही थी मैं इतना मनमोहक दृश्य देखकर। ठीक है, लेखिका उन दृश्यों से उल्लासित अन्य यात्री गा रहे, लेकिन लेखिका का मन एक ऋषि की तरह शांत। वे जीप के बाहर मुंह निकालकर दूध की धार जैसे चांदी की तरह चमकती तिस्ता नदी को निहार रही थी। जीप सहसा सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल नामक झरने के पास रुक गई। सभी यात्री इस अद्भुत दृश्य को अपने कैमरे में उतारने लगे। लेखिका जीप से उतरकर एक भारी शिला पर जा बैठी। झरने की संगीतमय ध्वनि उनके भीतर संगीत जगाने लगी। इसमें झरने के पानी में पैर डुबोए तो उनके मन में कविता जाग उठी। झरने की निरंतरता, बहते हुए झरने को देख उसे लगा कि वह भी स्थान और समय के बंधन से मुक्त होकर जलधारा के समान बहे जा रही है। उसका मन निर्मल हो गया। अनमनी सी मैं उठी। थोड़ी देर बाद ही फिर वही नज़ारे, आँखों और आत्मा को सुख देने वाले। कहीं चटक हरे रंग का मोटा कालीन ओढ़े तो कहीं हल्का पीलापन लिए, तो कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला। और देखते देखते परिदृश्य से सब छू मंतर
जैसे किसी के जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब पर बादलों की एक मोटी चादर। देखिए, जीप आगे चली। पर्वतों के नए नए रूप रंग सामने आए। ऊपर घने बादल छाए हुए थे। प्रकृति लेखिका को जीवन के नए नए रहस्यों से परिचित करा रही थी। थोड़ी देर बाद जीप रुक गई। पर्वतीय सौंदर्य सर्वश्रेष्ठ रूप सामने आया, मानो चारों ओर स्वर्गीय सुंदरता बिखरी पड़ी है। वहाँ एक ही क्षण में प्रकृति के विभिन्न स्वरूप सामने आ रहे थे। झरने, तिस्ता नदी, धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वहाँ पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं से आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई। मैंने गर्दन घुमाई। सब ओर जैसे जन्नत, चारों ओर ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग ही स्वर्ग हो। बिखरी पड़ी थी नजरों के छोर तक खूबसूरती ही खूबसूरती, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं वहीं कहीं लिखा था थिक ग्रीन। आश्चर्य पल भर में, आश्चर्य लेखिका क्या कह रही है, आश्चर्य पल भर में ब्रह्मांड में कितना कुछ घटित हो रहा है। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तिस्ता नदी, ठीक है, नीचे वेग से बहती हुई तिस्ता नदी, सामने उठती धुंध धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मंद्रिम मंद्रिम हवा में हिलोर लेते प्रियोता और रोडेड्रा के फूल, सब अपनी अपनी लय तान और प्रवाह में बहते हुए चेरवेती चेरवेती, और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके सा बहता सारा वजूद। देखिए, पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है, यही चलायमान सौंदर्य है। संपूर्णता के उन क्षणों में मन इस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना, फिर होठों को छूने लगी कि साना साना हाथ जोड़ी। तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। वह माँ भाव सूखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्र मुक्त सी मैं तंद्रिल अवस्था में ही थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पांवों पर ब्रेक सी लगी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए हों। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही। अब लेखिका कह रही है, इस सौंदर्य को देखने के साथ साथ मैंने देखा कि कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठे पत्थर तोड़ रही हैं। गुथे आटे सी कोमल काया, पर हाथों में कुदाल और हथौड़े। कईयों की पीठ पर बंधी डोकों में उनके बच्चे भी बंधे हुए हैं। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही हैं। अब लेखिका ने वहाँ पर क्या देखा, पहाड़ी औरतों को पहाड़ी पर काम करते हुए। किस तरीके से वो पहाड़ी औरतें पहाड़ों में नाजुक नाजुक से हाथ, और कैसे पहाड़ों में पत्थर तोड़ती हुई, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चों को भी पीछे टोकरी में सुला रखा है। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य, जिंदा रहने की ये जंग। लेखिका ने क्या देखा, इतने स्वर्णिम सौंदर्य, नदी, फूल और वादियों के बीच लेखिका ने देखा भूख, क्योंकि गरीबी के कारण ही बताओ इतनी लेडीज है, इतनी कोमल कोमल, नाजुक नाजुक, सुंदर सुंदर, कम उम्र की महिलाएं जो बेचारी मजबूरीवश इन पहाड़ों में, इन चट्टानों में पत्थरों को तोड़ने का काम कर रही हैं। तो मुझे लगा भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की ये जंग, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा मैंने, यह क्या हो रहा है।
उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया कि रास्ते से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टकरा लेने जा रही हैं। उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ियाँ चौड़ा बना रही हैं। ठीक है, आप जहाँ आगे हिमालय पर जा रही हैं वहाँ रास्ते बहुत ज़्यादा क्या है, सकरे हैं, और इन्हीं सकरे रास्तों को चौड़ा बनाने के लिए ये महिलाएं पत्थरों को, चट्टानों को काट रही हैं। वह खतरनाक कार्य होगा, यह मेरे मुंह से अकस्मात निकला। अचानक से मेरे मुंह से यह निकला कि वो तो बड़ा ही खतरनाक कार्य होगा। वह संजीदा हो गया, कहने लगा, पिछले महीने तो एक ही जान चली गई थी। बड़ा दुस्साध्य कार्य है पहाड़ों पर रास्ता बनाना, कि जो लोग ये काम करेगा कितना मुश्किल है। पहले पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ मोड़कर एक आकार के छोटे पत्थरों में बदल जाता है, फिर बड़े से जाले में उन्हें लंबी पट्टी की तरह बिठाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक और सीधा पाताल प्रवेश। और तभी मुझे ध्यान आया, लेखिका कह रही, तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया है। एकाएक मेरा मानसिक चैनल बदला, मन पीछे घुमा। इसी प्रकार एक बार पलामू और गुमला के जंगलों में देखा था। पीठ पर बच्चों को कपड़े में बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। उन आदिवासी युवतियों के फूले हुए पाँव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े ठाड़े एक ही कहानी कह रहे हैं कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। और तभी मेरी सहयात्रिनी मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते, जो मेरे साथ यात्रा कर रहे थे, मेरे साथी मणि और जितेन मुझे खोजते खोजते वहाँ तक आ गई। मुझे गमगीन देख जितेन कहने लगा, मैडम, ये मेरे देश की आम जनता है। मेरे गाइड ने देखा कि मैं कुछ चिंता में हूँ, कुछ सोच रही हूँ, तो वो समझ गए और उन्होंने बोला, मैम, ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें जो आप कहीं भी देख लेंगी, आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए। उसने क्या कहा, मैडम, आप ये आम जनता है, ये तो इस जनता को तो आप कहीं भी देख लेंगी, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके आई हैं। ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन के प्रति संतुलन भी है, वेस्ट एट रिपेयरिंग है। कितना कम लेकर, लेखिका ने कहा, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटाते हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा वे श्रम सुंदरियाँ किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी कि जीवन लहरा उठा था और वो सारा खंडर ताजमहल बन गया। देखिए लेखिका के जो साथी थे जितेन और मणि, लेखिका को देखकर बोले कि तुम किस सोच में डूबी हुई हो, और वो समझ गए, क्योंकि लेखिका ने पहाड़ियों में उन पहाड़ी महिलाओं को काम करते देखा था। वो नाजुक नाजुक कम उम्र की महिलाएं, जो बेचारे अपने छोटे छोटे बच्चों को भी पीछे अपनी टोकरी में बांधकर और चट्टानें तोड़ने का काम कर रही हैं। तो ये पता चला कि लेखिका कहने लगी, ये समाज का वो वर्ग है जो कितना अधिक देकर भी कितना कम वापस लेता है। ठीक है, ये सब देखकर लेखिका बहुत ज़्यादा दुखी हो रही थी। तो जो लेखिका का जो गाइड है जितेन, वो उन्हें बोलता है कि तुम्हें ये प्राकृतिक सौंदर्य देखो, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए, जिसके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ आई हैं। आप ये इन महिलाओं को देखकर इनके बारे में सोचना व्यर्थ है। ये देश की आम जनता है और इसे तो आप कहीं भी देख पाओगे, ये आम जनता तो कहीं भी दिख पाएगी। कितना कम लेकर, ये वो लोग हैं जो कितना कम लेकर
कितना अधिक वापस लौटा देते हैं। मन ही मन सोचा मैंने। हम वापस जीप की ओर मुड़ने लगे कि तभी मैंने देखा कि श्रम सुंदरियां किसी बात पर इस कदर खिलखिलाकर हंस पड़ी कि जीवन लहरा उठा और सारा खंडर ताजमहल बन गया। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। कोई डाउट हो अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। जो वीडियो ग्रुप में आती है उसे आप ज़रूर सुनिए। ओके बेटा, थैंक यू।